हॉटलिस्ट हस्बैंड एपिसोड 101। अब आगे। अरमान ने टाइगर की ओर देखा था और बोला, चलो यहाँ से टाइम वेस्ट हो गया यहाँ आकर। ऐसा बोलकर अरमान एक नज़र सबकी ओर देखता हुआ जल्द ही एग्जिट गेट की ओर तरफ जाने लगा था। लेकिन ठीक उसी वक्त पूरे के पूरे हॉल की लाइट्स अचानक से बंद कर दी गई थी और अरमान जिस जगह से जा रहा था उस जगह वह रुक गया था। और जल्दी एक स्पॉटलाइट एक बड़ी ही खूबसूरत सी परी पर पड़ी थी। आस्था एकदम लाल परी लग रही थी जो कि बड़ी ही खूबसूरत थी। आस्था का पूरा बदन उस स्पॉटलाइट में और भी ज्यादा चमक रहा था और बेहद बेहद खूबसूरत लग रहा था। अभी इस तरह से अचानक से जैसे ही स्पॉटलाइट आस्था के ऊपर पड़ी तो आस्था थोड़ा सा घबरा गई थी और घबराहट के मारे वह अपने होठों को अपने दांतों से काटने लगी थी। वहां जितनी भी उस वक्त लड़कियां मौजूद थी, आस्था की खूबसूरती को देखकर पूरी तरह से जल भूनकर राख हो चुकी थी। वही अरमान जो कि बाहर की तरफ जा रहा था, अचानक से उसके कदम रुक गए और वह आस्था को बेतहाशा खोया खोया सा देख रहा था। उसने ऊपर से लेकर नीचे तक आस्था को देखना शुरू कर दिया था और आस्था की खूबसूरत सी कमर देखकर उसका गला पूरी तरह से सूखने लगा था। साथ ही साथ जैसे ही उसकी नज़र आस्था की मांग में सिंदूर पर और उसके गले में उसके मंगलसूत्र में पड़ी तो अरमान को पता नहीं क्यों लेकिन बहुत अच्छा लगा था। वही टाइगर अरमान को देखकर हैरान था। वह सोचने लगा कि वह अभी तो हम बाहर जा रहे थे, फिर अचानक से रुक क्यों गए और ये लाइट को क्या हुआ है। और जब टाइगर ने भी सब लोगों की तरह आस्था की ओर देखा तो वह भी हैरान हो गया कि ये लड़की कौन है। आज से पहले तो इन्हें यहाँ नहीं देखा। फिर जल्दी ही चारों तरफ तालियां की गड़गड़ाहट गूंज उठी थी और हॉल की पूरी लाइट्स ऑन हो चुकी थी क्योंकि आस्था उस वक्त स्पॉटलाइट की जगह पर अकेली खड़ी थी, इसलिए वो सबके अट्रैक्शन का केंद्र बन गई थी। और जल्दी ही ध्रुव आस्था के पास आ गया, उसे साइड हक करके बोला, थैंक यू सो मच भाभी मेरे बर्थडे पार्टी में आने के लिए। ऐसा कहकर ध्रुव ने आस्था को गले से लगाया, लेकिन ये देखकर अरमान की आंखें बेहद सर्द हो गई थी। ध्रुव ने जैसे ही आस्था के कंधे पर हाथ रखा था, ये देखकर अरमान की आंखें अंगारे बरसा रही थी। वही टाइगर ने केवल एक नज़र आस्था को देखा था, फिर उसका पूरा ध्यान उस वक्त अपने किंग पर था और अरमान के बदलते हुए एक्सप्रेशन देखकर वह समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिरकार उसके किंग को हुआ क्या है। तभी दादाजी की प्यार भरी आवाज सुनाई दी। दादाजी बड़ी खुशी से बोले, आस्था बेटी। जल्दी से जाकर दादाजी ने आस्था को गले से लगा लिया था। वही आस्था भी दादाजी से मिलकर बेहद खुश थी और एक एक करके दादाजी उसके पूरे परिवार से मिलने लगे थे और नानी माँ से मिलते हुए दादाजी बहुत खुश हुए थे। लेकिन आस्था की नज़र अभी तक अरमान पर नहीं पड़ी थी क्योंकि अरमान उस वक्त एग्जिट गेट की तरफ था क्योंकि वह वहां से जाना चाहता था। लेकिन आस्था को देखकर उसके कदम खुद बेखुद ही रुक गए थे। वही आकाश आस्था को देखकर खुश था, लेकिन जैसे ही आकाश की नजरें आस्था के ठीक पीछे खड़ी हुई रश्मि पर पड़ी क्योंकि थोड़ी थोड़ी स्पॉटलाइट रश्मि पर भी पड़ रही थी, तब आकाश पूरी तरह से शोकड हो गया था। एक पल को वह भी रश्मि की खूबसूरती में खो गया था, लेकिन अगले ही पल उसने अपनी नजरें फेर ली थी। जल्दी ही रश्मि भी दादाजी जोरों शोरों से मिली थी और सभी एक दूसरे से मिलकर बेहद खुश हुए थे। तभी डेविड ने मारिया के कानों में कनाफुसी की कि ये लड़की कौन है, सब लोग इसे इतना ज्यादा इम्पोर्टेंस क्यों दे रहे हैं। तब मारिया एकदम शांत और कोल्ड वॉइस में बोली, ये है मिसेज आस्था अरमान सिंघानिया। ये सुनकर डेविड पूरी तरह से चौंक गया था कि मारिया को ये कैसे पता चला कि ये लड़की आस्था सिंघानिया है, जबकि उसने तो खुद अरमान की सारी डिटेल्स निकलवाई थी। फिर मारिया को ये कैसे पता चला। वही मारिया का चेहरा उस वक्त बेहद सपाट था। उसके चेहरे पर किसी तरह के कोई इमोशंस नहीं था, न दुख का, न गम, न खुशी थी, न प्यार, न दर्द, कुछ भी नहीं था। केवल सपाट चेहरा लिए वह बारी बारी से सबको देख रही थी। तभी मारिया की नज़र टाइगर पर जाकर थम गई थी। एक पल को उसने टाइगर को देखा, लेकिन उसके बाद उसने अपनी आंखें टाइगर पर से हटा ली थी और अरमान की ओर देखकर वह डेविड से को बोली, अब तुम्हें इस बात के बारे में ज्यादा सोचने की कोई जरूरत नहीं है कि मुझे ये कैसे पता चला कि यह लड़की आस्था अरमान सिंघानिया है। मुझे लगता है कि तुम जिस काम के लिए यहाँ आए हो वह करो, तब तक मैं पार्टी एंजॉय कर लेती हूँ। ऐसा कहकर अपनी हाई हिल पर चलकर जल्दी ही मारिया छोटे से बार में चली गई थी।
वहां जाकर ड्रिंक करने लगी थी। डेविड अब मारिया का इस तरह का बर्ताव देखकर पूरी तरह से चौंक गया था, लेकिन फिलहाल उसका ध्यान जल्दी ही अरमान पर चला गया था और वह कोई ऐसी जगह ढूंढने लगा जहां से वह आराम से बैठकर अरमान पर फायर कर सके। अब जैसे ही आस्था पार्टी में आई, ध्रुव तो खुश हो ही गया था, लेकिन ध्रुव को जल्दी ही इस बात का एहसास हो गया था कि कोई उसे अपनी गहरी नजरों के घेरे में लिया हुआ है। और इस बात का एहसास होते ही जैसे ही उसने अपने आसपास अपने नजरें घुमाकर देखा तो उसकी नजर अरमान पर पड़ी, तो तुरंत पीछे हटकर खड़ा हो गया था। आस्था से 2 कदम पीछे खड़ा हो गया था। तभी टाइगर अरमान के पास गया था और परमिशन मांगते हुए बोला कि अब हम चले। लेकिन अरमान टाइगर की बिना किसी का जवाब दिए तुरंत जाकर एक जगह राजाओं की तरह बैठ गया था और आस्था को देखने लगा था। आस्था की नजरें अभी भी तक अरमान पर नहीं गई थी, वह तो बस खुशी से सबके साथ मुस्कुरा रही थी। सबको एक साथ वहां देखकर वह बहुत खुश थी, क्योंकि कुछ ही दिनों में उसका सबके साथ एक गहरा सा अटैचमेंट हो गया था, तो उसे उस वक्त वहां आकर बहुत खुशी हो रही थी। तभी आहान खुशी के मारे झूमते हुए बोला, भाभी चलो ना केक कटिंग करते हैं। तब आस्था हिचकिचाते हुए बोली, लेकिन ध्रुव जी हम भला केक कैसे कट कर सकते हैं, आपका बर्थडे है, प्लीज आपका केक कट कीजिए। तब ध्रुव कुछ पल सोचकर बोला, हाँ ये मेरा बर्थडे है, लेकिन आपके आने के बाद यह मेरा पहला बर्थडे है, तो मैं अपना बर्थडे आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहता हूँ। ऐसा कहकर उसने आस्था को बहुत ही ज्यादा इज्जत दी थी, जिसे देखकर प्रियंका जल भून गई थी और प्रियंका सोचने लगी कि इस लड़की के तो कुछ ज्यादा ही पर निकल आए हैं, पता नहीं इसने किस तरह से इन सबको अपने कब्जे में लिया है, इसका कुछ तो करना पड़ेगा। तभी प्रियंका जल्दी ही बहाने से एक जगह जाकर खड़ी हो गई थी और वहां पर कुछ जूस रखे हुए थे। उस जूस में उसने जल्दी ही कुछ दवाई की ड्रॉप्स डाल दी थी। वह ड्रॉप्स कुछ और नहीं बल्कि गहरी नशे की दवायां थी, जिन्हें वह आस्था को पिलाना चाहती थी। और अगर आस्था एक बार वह जूस पी लेती है तो उसके बाद आस्था की हालत ऐसी हो जाएगी कि वह अपने पूरे कपड़े वहां उतारने पर मजबूर हो जाएंगी। और प्रियंका कहीं ना कहीं आस्था को उस पार्टी में नीचा दिखाना चाहती थी, क्योंकि उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि इतने बड़े बड़े लोग आस्था को इतना ज्यादा इम्पोर्टेंस दे। इसीलिए उसने आस्था को पूरी महफिल में बेइज्जत करने का प्लान बनाया था। वही आस्था इस बात से बेखबर कि और हंसते हुए बोला, दीदी आप मेरे साथ डांस करें प्लीज। ऐसा बोलकर वह डांस फ्लोर पर डांस करने लगा था और वही ध्रुव ने आस्था को डांस करने के लिए बोला। हालांकि ध्रुव जानता था कि वह आग से खेल रहा है, लेकिन जानबूझकर वो अरमान का ऑब्सेशन बढ़ाना चाहता था। वह जानबूझकर अरमान को जालिस फील कराना चाहता था ताकि अरमान को अपनी फीलिंग का एहसास हो जाए। और जैसे ही अब ध्रुव ने आस्था से डांस के लिए पूछा, तब आस्था ने अपनी नानी माँ की ओर देखा। तब नानी माँ ने मुस्कुराकर उसे डांस करने की परमिशन दी थी। तब आस्था ने दादाजी की ओर देखा, दादाजी ने भी उसे अपनी पलकें झपका कर डांस की परमिशन दे दी थी। तब आस्था ने अपना हाथ ध्रुव के हाथों में थमा दिया था। ये देखकर अरमान ने दोनों हाथों के मुट्ठियों को कसकर बंद कर लिया था। ऐसा लग रहा था मानो कि अरमान के सर की नसें पूरी तरह से तंग गई हो। उसकी आंखें बाहर निकलने को पूरी तरह से तैयार थी। तभी डेविड जो कि उस वक्त एक जगह बैठ चुका था और उसने अरमान पर अपना निशाना लगाना शुरू कर दिया था, क्योंकि उस वक्त वह हर हाल में अरमान की जान लेकर अपना मिशन कंप्लीट करके अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वापस पेरिस में अपना बचा हुआ हनीमून कंटिन्यू करना चाहता था। तो इसीलिए बिना देरी किए वो अरमान की जान लेना चाहता था, क्योंकि अब सभी लोग डांस में बिजी हो चुके थे, तो उसके लिए ये अच्छा मौका था। और वहां डांस फ्लोर पर बड़ा ही धीमा सा बड़ा ही प्यारा रोमांटिक सा सॉन्ग चल रहा था। जन्म 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 साथ चलना यूं ही, कसम तुम्हें कसम आके मिलना यहीं, एक जान है भले दो बदन हो जुदा, मेरी हो के हमेशा ही रहना, कभी ना कहना अलविदा, मेरी सुबह हो तुम ही और तुम ही शाम हो, तुम दर्द हो तुम ही आराम हो, मेरी दुआओं से आती है बस ये सदा, मेरी हो के हमेशा ही रहना, कभी ना कहना अलविदा। ध्रुव आस्था की खूबसूरत पतली सी कमर में हाथ डालकर डांस कर रहा था। आस्था को ज्यादा कपल्स डांस वगैरह नहीं आता था। जैसे जैसे ध्रुव उसे घुमा रहा था वो घूम रही थी। तेरी बाहों में है मेरे दोनों जहां,
तू रहे जिधर, मेरी जन्नत वही। जल रही अगन है जो ये दो तरफा, ना बुझे कहीं मेरी मन्नत यही। तू मेरी आरज़ू, मैं तेरी आशिकी, तू मेरी शायरी, मैं तेरी मौसीकी। अरमान एकदम लाल सुर्ख आंखों से ये सब देख रहा था और टाइगर से बार बार ड्रिंक मंगा रहा था। तलब तलब तलब, बस तेरी है मुझे, नसों में तू नशा बन के घुलना यूं ही। मेरी मोहब्बत का करना हक ये अदा, मेरी हो के हमेशा ही रहना, कभी ना कहना अलविदा, मेरी सुबह हो तुम ही। टाइगर ने जल्दी ही अरमान के इशारे पर उसे एक एक करके ड्रिंक लाकर देनी शुरू कर दी थी और टाइगर ने जल्दबाजी में प्रियंका वाली ड्रिंक अरमान को दे दी थी। वह ड्रिंक कुछ और नहीं बल्कि वही ड्रिंक थी जिसमें प्रियंका ने कुछ नशे की बूंदें मिलाई थी। और अब जैसे ही अरमान ड्रिंक पी रहा था, उसे भी धीरे धीरे नशा उसके सर पर हावी होने लगा था और वह डांस करती हुई आस्था को देख रहा था। ध्रुव का हाथ देख रहा था जो कि उसकी खूबसूरत सी पतली सी कमर पर था और आस्था की मुस्कुराहट देख रहा था जो ध्रुव को देखने पर उसके चेहरे पर आ रही थी। तो ये बात वह बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। अचानक अरमान ने अपने ही हाथों में उस ड्रिंक के गिलास को कुछ सीप्स लेने के बाद छोड़ दिया था, लेकिन तब तक उसके अंदर थोड़ा सा नशा चला गया था जो उसके सर पर चढ़ चुका था। अब अरमान खड़ा हुआ और धीरे धीरे डांस फ्लो की ओर बढ़ने लगा था। अब अरमान जैसे ही डांस फ्लो पर आस्था की ओर बढ़ने लगा, ध्रुव ये देख चुका था और उसने आहान की तरफ आंख मार दी थी। कहीं ना कहीं उनका प्लान अब पूरी तरह से सक्सेसफुल होने वाला था। वह दोनों तो यही चाहते थे कि अरमान भाई पूरी तरह से जले और जेलसी में आकर वह ध्रुव पर गुस्सा करे या कुछ और, तो इसीलिए अब उनका प्लान सक्सेसफुल होने वाला था। तभी अचानक से जब अरमान उनके बेहद करीब आ गया, तब ध्रुव ने आस्था को गोल गोल घुमाया था और आस्था घूमते घूमते सीधा अरमान के सीने से जा टकराई थी। एपिसोड 102। अब आगे। ध्रुव ने आस्था को गोल गोल घुमाया था और आस्था तब तक घूमते घूमते ही अरमान के सीने से जा टकराई थी। उसके हाथ अरमान के सीने पर थे और अरमान इंटेंस भरी नजरों से आस्था की ओर देख रहा था। वही आस्था को लगा था कि वह गिरने वाली है, तो इसलिए उसने अपनी आंखों को बंद किया हुआ था। वही टाइगर ने जैसे ही ये देखा कि एक लड़की इस वक्त उसके किंग कितने करीब आ गई है, तो उसने अपने हाथों की मुट्ठियों को कसकर बंद किया। उसके सर की नसें तक दिखाई देने लगी थी और गुस्से से वह आगे बढ़ने लगा था। वही आस्था ने जैसे ही धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और उसने अपने सामने अरमान सिंघानिया को पाया, तो उसका डर के मारे बुरा हाल हो चुका था। इतना ही नहीं, डर के मारे उसके होंठ फड़फड़ाने लगे थे, उसकी टांगें कांपने लगी थी और उसे वो सारे सीन याद आने लग गए थे जो अरमान ने उसके साथ किए थे। अब तो उसकी हालत बहुत बुरी हो गई थी और आस्था का पूरा शरीर इस वक्त कांप रहा था। आस्था के शरीर के कंपन कहीं ना कहीं अरमान ने भी महसूस कर ली थी और आस्था को इस तरह से खुद से डरता हुआ देखकर वह तिरछा सा मुस्कुराया दिया। वही प्रियंका जिसकी नज़र अभी तक अरमान पर नहीं गई थी, लेकिन जैसे उसने अपनी आंखों के सामने अरमान को देखा, अरमान की डैशिंग पर्सनैलिटी, उसका बॉडी बिल्डर, एकदम आर्यन मैन जैसा शरीर, साथ उसका पावरफुल ऑरा, उसकी आंखें, उसकी एकदम गोरा बदन, हल्की हल्की क्लीनिंग शार्प जूलाइन, एकदम परफेक्ट और बड़ा ही हैंडसम सा चेहरा उसकी आंखों के सामने था। जब प्रियंका और अरमान की शादी तय हुई थी, दादाजी अरमान को प्रियंका से मिलने के लिए लेकर गए थे, लेकिन अरमान की एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग होने की वजह से वह प्रियंका को केवल दूर से ही देख पाया था, वह उससे मिल नहीं पाया था। हालांकि मनोज जी ने अपनी बेटी को अरमान की फोटो दिखाने की कोशिश की थी, लेकिन उसने वह फोटो देखने से साफ इनकार कर दिया था, क्योंकि वह तो सिर्फ और सिर्फ अपने बॉयफ्रेंड राहुल से प्यार किया करती थी। प्रियंका इतने हैंडसम आदमी को देखने के बाद मन ही मन में बोली, काश यह आदमी मुझे मिल जाता, इसके लिए तो मैं अपने बॉयफ्रेंड को भी छोड़ देती। लेकिन ये आस्था इसके साथ क्या कर रही है? इस आस्था की किस्मत तो देखो, इतने हैंडसम आदमी को छू रही है। तो इसलिए प्रियंका आस्था को उस आदमी के पास से हटाने के लिए आगे बढ़ने लगी थी। वहीं टाइगर भी आगे बढ़ रहा था आस्था को अरमान के पास से हटाने के लिए। वही आस्था तो डर के मारे ना आगे हो रही थी ना पीछे हो रही थी। उस वक्त वह बिल्कुल अरमान के सीने से सटे हुए खड़ी हुई थी और खौफ के मारे अरमान को ही देखे जा रही थी। वही डॉक्टर रश्मि ने महसूस कर लिया था कि इस वक्त आस्था कितना ज्यादा डर रही है, तो वह अभी आस्था को संभालने के लिए उसकी तरफ बढ़ रही थी। लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ समझा पाता,
तभी अचानक डेविड, जिसने अरमान की तरफ अपनी बंदूक का निशाना किया हुआ था, उसने गोली चला दी थी और वह गोली कहीं और नहीं बल्कि डांस फ्लोर के ऊपर जो बड़ा सा झूमर था उस पर जा लगी थी। वही डेविड अपनी बंदूक को ध्यान से देखने लगा था। उसने तो अरमान सिंघानिया पर निशाना लगाया था, लेकिन उसके गोली चलाने से पहले ही किसी और ने गोली चला दी थी और सीधा उस झूमर पर चलाई थी। अब जैसे ही झूमर गिरने वाला था, तभी ध्रुव चिल्लाया, भाई संभालो, झूमर गिर रहा है। तब जाकर अरमान अपनी सेंस से बाहर आया और उसने आस्था को कसकर गले से लगा लिया था। फिर वह दोनों एक दूसरे को गले से लगे लगे ही जमीन पर उलटने पलटने लगे थे। यानी कभी आस्था अरमान के ऊपर तो कभी अरमान आस्था के ऊपर। अब इन द लास्ट थोड़ी सी दूरी पर जाकर वह दोनों रुके थे। इस वक्त अरमान आस्था के ऊपर था, आस्था उसके नीचे थी। आस्था ने अपनी आंखें कसकर बंद की हुई थी और अरमान आस्था को देखकर बेहद मुस्कुरा रहा था। इतना ही नहीं, वह झूमर गिरने से कुछ कांच अरमान की पीठ पर गिरने वाले थे, लेकिन तुरंत उस जगह पर आकर टाइगर खड़ा हो गया था, जिससे वह कांच सीधा टाइगर की कमर में चुभे गए थे। और वह सभी आहान, ध्रुव, जाकर सुमित तुरंत अरमान के चारों तरफ आकर खड़े हो गए थे। इस वक्त आस्था और अरमान एक दूसरे के ऊपर थे और बाकी सब उनको चारों तरफ से घेर कर खड़े हो गए थे। तब आकाश जोर चिल्लाया, सिक्योरिटी चेक करो, किसने गोली चलाई है और सभी मेहमानों को अंदर कमरों में ले जाओ। ऐसा बोलकर आकाश ने सभी को वहां से कमरों में जाने के लिए कह दिया था। वही डॉक्टर रश्मि आस्था के पास जाने लगी थी, क्योंकि वह आस्था को वो अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। लेकिन आकाश ने डॉक्टर रश्मि की ओर देखकर कहा, क्या तुम्हें अलग से कहना पड़ेगा, इस कमरे में जाओ। ऐसा कहकर आकाश ने अपने साइड वाले कमरे की ओर इशारा किया। डॉक्टर रश्मि केवल सपाट नजरों से आकाश की ओर देखते हुए उस कमरे में चल गई थी, जिस कमरे में आकाश ने उसे जाने का इशारा किया था। वह कमरा किसी और का नहीं बल्कि आकाश का ही था। वह जल्दी ही सारी सिक्योरिटी वहां गई थी और उन्होंने एक एक करके सभी मेहमानों को कमरों के अंदर बंद करके बाहर से कुंडी लगा दी थी। दादाजी और नानी माँ इस वक्त साथ थे। प्रियंका, ये सब एक कमरे में थे और कुछ कॉलेज की लड़कियां भी थी। सब काफी ज्यादा डरे हुए थे। नानी माँ का डर के मारे बोलने लगी, क्या हुआ है बाहर? इस तरह से गोली चलने की आवाज क्यों आई? किसने गोली चलाई है? मेरी बेटी बाहर है, मेरी गोरी बाहर है, कोई तो दरवाजा खोलो, मुझे अपनी बेटी को लाना है। गोरी गोरी, ऐसा बोलकर नानी माँ दरवाजा पीटने लगी थी। तब दादाजी नानी माँ को शांत करते हुए बोले कि बहन जी, आप इस तरह से परेशान मत होइए, कुछ नहीं होगा। आस्था बेटी को वहां पर मेरे बच्चे हैं, वो सब संभाल लेंगे। जरूर किसी ने कोई शरारत की होगी या किसी राइवल कंपनी का काम होगा, आप फिक्र मत कीजिए। जब लोगों के बड़े बड़े बिजनेस होते हैं तो ऐसे छोटे मोटे दुश्मन पैदा हो जाते हैं, आप फिक्र ना करें। ऐसा कहकर दादाजी आस्था की नानी माँ को संभालने लगे थे। लेकिन नानी माँ को उस वक्त आस्था की काफी ज्यादा चिंता कर रही थी। वही टाइगर अपनी नजरें चारों तरफ फैला रहा था और जल्दी ही उसकी नजर डेविड पर पड़ी थी। डेविड को देखते ही उसकी आंखें एकदम सर्द हो गई और वह उसकी ओर चल पड़ा। टाइगर आ तो रहा था आस्था को अपने किंग से दूर करने के लिए, लेकिन अब डेविड को वहां देखने पर वह उसकी ओर चल पड़ा था। लेकिन इससे पहले कि वह डेविड तक पहुंचता, डेविड को किसी ने बड़ी ही बुरी तरह से पटक कर मारा था और डेविड सीधा हॉल में जा गिरा था और सभी लोग हैरानी से उसे देखने लगे थे। वही डेविड भी ये देखने लगा कि अचानक से उस पर हमला किसने किया है, क्योंकि डेविड भी ये जानना चाहता था कि उसने तो बंदूक अरमान की तरफ चलाई थी, तो फिर ये झूमर पर बंदूक किसने चलाई और अरमान को अलर्ट किसने किया। लेकिन तभी डेविड की नज़र अपने ठीक पीछे खड़ी हुई मारिया पर पड़ी। मारिया बड़े ही खूंखार स्टाइल में डेविड के पास आई थी, उसी के हाथों में बंदूक थी और फिर उसने डेविड के पास आकर उसे कॉलर से उठाया था और लगातार कितने ही सारे मुक्के उसके मुंह पर जड़ दिए थे। उसे मारना शुरू कर दिया था। अब मारिया की इतनी जबरदस्त फाइट देखकर हर कोई हैरान था। उस वक्त हाल में केवल वह चारों ओर से आस्था और अरमान जो कि एक दूसरे में खोए हुए वहां पर मौजूद थे। वही आस्था ने धीरे धीरे जब अपनी आंखें खोली थी और अपने सामने उसने अरमान को देखा तो एक बार फिर वह डरने लगी थी। लेकिन तभी सुमित की आवाज आई, आस्था तुम ठीक तो हो ना?
तब सुमित की आवाज़ सुनकर आस्था ने जल्दी से उठने की कोशिश की थी, लेकिन जितना वो उठने की कोशिश करती उतना अरमान से और चिपक जाती। ये देखकर सुमित ने अपना चेहरा दूसरी ओर कर लिया था। वही आस्था जितनी बार अरमान से दूर होने की कोशिश करती, अरमान उसे अपने आप से और ज्यादा सटा लेता। अब आस्था थोड़ा सा इरिटेट होने लगी, लेकिन फिर अरमान ने उसकी कमर पर हाथ रखकर उसे सीधा खड़ा कर दिया था। तब आस्था ने फिर अरमान की ओर नहीं देखा और आस्था ने देखा कि इस वक्त ध्रुव, आहान, देव, सुमित इन चारों ने अरमान आस्था को चारों ओर से घेर रखा था। ये देखकर आस्था घबरा गई और वो सुमित की ओर देखकर बोली, सुमित भैया, यहाँ क्या हो रहा है? क्योंकि उन चारों पांचों ने आस्था अरमान को चारों तरफ से घेरा हुआ था। तो आस्था की हाइट चूंकि ज्यादा नहीं थी तो वह सही यह नहीं देख पा रही थी कि इस वक्त एक लड़की बड़े ही धमाकेदार तरीके से एक आदमी को मार रही है। वह आदमी कोई नहीं, उसी का बॉयफ्रेंड डेविड था, जो कि उसकी खुशी के लिए कुछ भी करने को तैयार था। वही डेविड तो इस सोच में डूबा हुआ था कि अचानक से ये सब हुआ क्या है। उसकी गर्लफ्रेंड जो कि उस पर जान छिड़कती थी, वह आज उसकी जान लेने पर उतारू क्यों है। तब मारिया ने डेविड की अच्छी खासी धुलाई करने के बाद उसे कहा, तुझे क्या लगा, तू मेरे किंग को मारने की सुपारी लेगा तो क्या मैं तुझे वह सुपारी लेने दूंगी? नहीं डेविड, नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं अपने किंग पर किसी तरह की कोई आंच बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। ऐसा बोलकर दो चांटे उसने डेविड के मुंह पर दे मारे, उसे घूरते हुए, और बोलने लगी, जब तूने किंग को मारने के लिए निशाना लगाया, ठीक उसी वक्त मैंने झूमर पर गोली चलाई थी ताकि किंग अलर्ट हो जाए और सभी एक्टिव हो जाए। तभी टाइगर भी वहां आ गया था और मारिया को रोकते हुए बोला, रुको, ये मेरा शिकार है, इसने मेरे किंग पर बुरी नजर डाली है, उन्हें मारने की कोशिश की ही तो इसकी जान मैं अपने हाथों से लूंगा। तभी मारिया डेविड को अपने पीछे करते हुए बोली, ये मेरा शिकार है, इसे मैं मारूंगी। दोनों ही अब डेविड को मारने को लेकर झगड़ने लगे थे। वही डेविड तो बुरी तरह से शॉक में था कि उसकी गर्लफ्रेंड उसे मारने के लिए झगड़ रही है, ये क्या हो रहा है उसके साथ। तभी अरमान, जो कि उस वक्त आस्था के बेहद करीब था, वह तो केवल उसे ही देखे जा रहा था। उसे पता था कि बाहर क्या हो रहा है, लेकिन उसकी नजरें इस वक्त आस्था पर से हट ही नहीं रही थी। अरमान आस्था को एकदम सनके और पागलपन से देखे जा रहा था। ऐसा लग रहा मानो कि वो आस्था को आज पहली बार देख रहा हूं, और आस्था को देखकर वह अपनी आंखों के जन्म जन्मों की प्यास बुझा रहा हो। वही आस्था अब अरमान की नजरों से घबराने लगी थी। भले ही वह सुमित की तरफ देख रही थी, लेकिन अरमान की नजरों की तपिश उसे अपने शरीर पर महसूस हो रही थी, तो वह डर के मारे कांप रही थी। तभी आकाश ने अरमान की ओर देखकर कहा, अरमान, अब इस डेविड का क्या करना है? तब अरमान अपनी सख्त आवाज में बोला, उसे फार्म हाउस पर भेज दो। अरमान की बात सुनकर जल्दी ही कुछ गार्ड्स वहां आए, जो कि डेविल किंग के गार्ड्स थे, और उन्होंने टाइगर और मारिया दोनों को ही डेविड को मारने से रोक दिया था, और डेविड को अपने साथ लेकर वह फार्म हाउस की ओर रवाना हो चुके थे। तभी टाइगर को उस लड़की का ध्यान आया, जो लड़की उस वक्त उसके किंग से चिपकी हुई थी, और जल्दी ही वह अपने हाथों को बंद करता हुआ मारिया को एक किलर लुक देकर अपने किंग की तरफ जाने लगा था। और जल्दी ही उसे एक बार फिर आस्था दिखाई दे गई, जो कि उस वक्त अरमान के बेहद करीब थी, क्योंकि अरमान ने उसे छोड़ा ही नहीं था और आस्था उससे छूटने के लिए कसमसा रही थी। वहीं अब जल्दी ही टाइगर वहां पर आ गया था और आस्था की बाजू को पकड़कर उसने तुरंत आस्था को अरमान से दूर कर दिया था और बोला, खबरदार, जो मेरे किंग के आसपास भी आने की कोशिश की तो। अब जैसे ही टाइगर ने अचानक से सब कुछ किया, अरमान को ना बाकी सबको कुछ भी समझने का मौका ही नहीं मिला था। वही ध्रुव, आहान ने तो अपने सर पर हाथ मार लिया था और वह बोलने लगे कि इस बॉडी बिल्डर को कैसे समझाएं कि आखिरकार ये है कौन है। तभी अरमान को टाइगर का इस तरह से आस्था को उससे दूर करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था, और वह बेहद कोल्ड वॉइस में बोला, टाइगर। अब जैसे ही टाइगर ने अरमान की आवाज सुनी, उसके कदम तुरंत एक जगह रुक गए थे और अरमान की निगाह तो उस वक्त सिर्फ टाइगर के उस हाथ पर थी, जिस हाथ ने उस वक्त आस्था का हाथ पकड़ा हुआ था। जल्दी ही अरमान अपने कदम बढ़ाता हुआ टाइगर के पास गया और जाकर उसने सबसे पहले आस्था का हाथ टाइगर के हाथ से छुड़ाया था, और अरमान ने अपनी एक इंडेक्स फिंगर टाइगर को दिखाते हुए उसे दोनों तरफ हिलाकर बोला, डोंट टच हर, आई डोंट दी लाइक। आगे की स्टोरी के लिए कमेंट कीजिए।